Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So, continue our chapter number 11. In previous video, we already did some topics from this chapter. In today's video, we will do mobile telecommunication technologies. क्या हैं? Today the mobile phone network is the most used network. सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला network है. The ability to connect to the network on the go makes it very convenient to communicate with people through call or instant messaging. इस नेटवर्क की मोबाइल नेटवर्क की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली कॉल कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो हैंडी टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग द मोबाइल फ़ोन थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस कम्युनिकेशन से अगर हम कॉल करते हैं तो वो बहुत ही हैंडी है. इजीली वी कैन डू दैट. बिसाइड्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं उनकी मदद से भी हम क्या कर पा रहे हैं, उनको भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं. किसकी मदद से? मोबाइल की हेल्प से. सो मोबाइल नेटवर्क वहाँ भी यूज़ हो रहा है. The architecture of mobile network has rapidly evolved over the last few decades. जो मोबाइल नेटवर्क है उसका आर्किटेक्चर रैपिडली इवोल्व हो रहा है. डिफरेंट लैंडमार्क अचीवमेंट्स इन मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर क्लासीफाइड. डिफरेंट टेक्नोलॉजी या अचीवमेंट आप कह सकते हैं जो अचीव हुई है मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में. किस फॉर्म में? जनरेशन की फॉर्म में. दे आर आइडेंटिफाइड फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. लेट्स ब्रीफली डिस्कस द मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन जनरेशंस. ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या थी. फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड 1982 में ये आया था एंड इट वाज यूज्ड टू ट्रांसमिट ओनली वॉइस कॉल्स. वॉइस कॉल को ट्रांसमिट करने के लिए ही उस टाइम ये यूज़ होता था. द एनालॉग सिग्नल्स वर यूज टू कैरी वॉइस. एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल किए जाते थे उस टाइम पर, जिसमें क्या थे, जो कॉल की जो क्वालिटी होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी उस टाइम पे. फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन आई. इसमें क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में मोबाइल नेटवर्क सिस्टम केम अराउंड, ये आया कब था? 1991 में आया था ये, यानी कि उसके अराउंड 9 ईयर्स बाद ये आया. इंस्टेड ऑफ एनालॉग सिग्नल, यहाँ पर वॉइस कॉल जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती थी? डिजिटल फॉर्म में. तो पहले एनालॉग सिग्नल में यानी कि वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती थी, उसके बाद डिजिटल फॉर्म में सबमिट होने लग गई कुछ इस तरीके से, यानी कि 1001 इस टाइप से हमारे सिग्नल ट्रांसमिट होने लग गई. इससे क्या हुई, हमारी कॉलिंग की जो क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई. दिस इंक्रीज्ड कैपेसिटी अलाउड मोर पीपल टू टॉक साइमल्टेनियसली. इसकी मदद से क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली हम ग्रुप कॉल कर सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं बात. एंड लेड टू इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एज द सिग्नल्स कुड बी इनक्रिप्टेड. और सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करता था क्योंकि ये जो डिजिटल सिग्नल्स थे इनको हम एनक्रिप्शन फॉर्म में भी भेज सकते थे. इट ऑल्सो एनेबल्ड एन एडिशनल सर्विस टू सेंड SMS, MMS. एक एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करता था SMS की और MMS की, मल्टीमीडिया मैसेजेस के लिए. तो सेकेंड जनरेशन में एक तो कॉन्फ्रेंस कॉल हम करने लग गए थे और साथ में ये सर्विसेज भी प्रोवाइड हो गई थी हमें SMS और MMS की, और सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करता था. ये इसके फीचर्स थे. इसके बाद थर्ड जनरेशन आई. थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, ये आई कब? 90s में ही आई है, लेट 90s. बट इट वाज इंट्रोड्यूस कमर्शियली अराउंड 2001. ये इंट्रोड्यूस कब हुई, कब से स्टार्ट हुई? रियल में 2001 से स्टार्ट हुई. इट ऑफर्ड बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, दोनों ही प्रोवाइड करता है ये. 3G प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस थ्रू सेम रेडियो टावर्स. रेडियो टावर्स की मदद से ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने लग गया. और जब हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी जो वॉइस क्वालिटी होगी बहुत ही बेस्ट होगी. एंड डेटा कैपेसिटी, इट फैसिलिटेट्स ग्रेटर वॉइस एंड डेटा कैपेसिटी, देयरफॉर मोर साइमल्टेनियसली कॉल. यानी कि हम एक साथ साइमल्टेनियसली ज़्यादा कॉल्स होने लग गई वहाँ पर. जैसे कि एक ही पाथ है यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करने का, तो एक टाइम पर मैं भी कॉल कर रही हूँ यहाँ से और कोई अदर पर्सन भी कॉल कर रहा है, और ये सिटी है, यहाँ पर किसी और को कॉल कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली हम कॉल कर सकते हैं. ग्रेटर रेंज हो गई उस टाइम पे, फ्रीक्वेंसी रेंज. इट फैसिलिटेट्स ग्रेटर वॉइस डेटा कैपेसिटी ज़्यादा हो गई. मोर साइमल्टेनियसली कॉल कुड हैपन इन द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज. ऑल्सो आ सिग्निफिकेंटली फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट. डेटा ट्रांसफर स्पीड भी बढ़ गई थी 3G में. डिमांड फॉर द फास्टर डेटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड फास्ट डेटा ट्रांसफर हो हमारा, इसकी डिमांड तो हर बार बढ़ती है. तो इसलिए फिर 4G आया. 3G के बाद 4G मोबाइल नेटवर्क्स वर डेवलप एंड नाउ 5G नेटवर्क्स हैव ऑल्सो कम इन टू बींग. 4G इज मच फास्टर देन 3G. 4G 3G से भी फास्टर था. दिस वॉज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाय ब्रिंगिंग द वायरलेस एक्सपीरियंस. अब क्या हुआ, 4G में वायरलेस कम्युनिकेशन होने लग गया.
4G सिस्टम सपोर्ट्स इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करने लगा। वॉइस भी हम भेज सकते थे, वीडियो, वायरलेस इंटरनेट एंड अदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी अवेलेबल हो गई थी 4G में। टेक्नोलॉजी 4G इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू 3G। 3G से बिल्कुल कंपेरेटिवली बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ये वायरलेस फैसिलिटीज़ ने प्रोवाइड कर दी थी, एक और ही चेंज कर दिया था उस टाइम इसने। 5th जनरेशन 5G अभी करंटली अंडर डेवलपमेंट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी माइलस्टोन डेवलपमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ये माइलस्टोन होगा। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा इसमें। एंड मशीन टू मशीन इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है ये बिटवीन डिवाइसेज के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, या तो वो वायर्ड फॉर्म में हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। 5G इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ डेटा ट्रांसफर इन गीगाबिट्स पर सेकेंड के फॉर्म में ये डेटा ट्रांसफर रेट अलाउ करेगा, विच इज़ मच फास्टर देन 4G, जो कि 4G से बहुत ज़्यादा फास्ट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू सपोर्ट ऑल द डिवाइसेज ऑफ द फ्यूचर सच एज कनेक्टेड व्हीकल्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सभी को सपोर्ट करेगा ये, व्हीकल्स को भी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी सपोर्ट करेगा 5G। ये अंडर प्रोसेसिंग है, अभी कंप्लीटली ये डेवलप नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल्स। अब हम प्रोटोकॉल समझते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ये क्या होते हैं? रूल्स होते हैं बिटवीन किसके बीच में? कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं। द सेंडर एंड रिसीवर ऑल द इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो, और जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उस नेटवर्क में उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करनी होती है। दे हैव नीड टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल। वी नो दैट द सेंडर एंड रिसीवर कैन बी पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, वो डिफरेंट नेटवर्क से भी हो सकते हैं सेंडर रिसीवर, प्लेस्ड एट द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। एक दूसरी कंट्री का, एक दूसरी कंट्री का, तो ये भी पॉसिबल है। डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकता है उनका। बिसाइड्स द डेटा ट्रांसफर रेट इन डिफरेंट नेटवर्क्स कैन वेरी, उनका डेटा ट्रांसफर रेट डिफरेंट हो सकता है। सो रिक्वायरिंग डेटा टू बी सेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो वो चाहेंगे कि वो डिफरेंट डेटा रेट में भी वो डेटा ट्रांसफर कर पाएँ। तो इसको कौन इंश्योर करेगा? इसको प्रोटोकॉल्स ही इंश्योर करती हैं कि डिफरेंट डेटा रेट में भी हम डेटा को सेंड कर पाएँ। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करती हैं कुछ पॉइंट्स को। वी नीड प्रोटोकॉल, हमें प्रोटोकॉल की क्यों जरूरत हुई? फॉर डिफरेंट रीजन सच एज फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड एड्रेसिंग। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फ्लो कंट्रोल का ये ध्यान रखती हैं प्रोटोकॉल्स, एक्सेस कंट्रोल का ध्यान रखती हैं और एड्रेसिंग का। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इज रिक्वायर्ड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा। एक सेंड कर रहा है डेटा को डिफरेंट स्पीड से सेंडर, बट रिसीव उस स्पीड से नहीं कर पा रहा है, उसकी स्पीड कम है रिसीवर की रिसीव करने की, तो उस केस में क्या होगा? सम डेटा में भी लॉस, कुछ डेटा लॉस हो सकता है। सो हमें क्या करना है? प्रोटोकॉल ये इंश्योर करेगी कि दोनों की स्पीड मैच हो। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर ए और बी का। ए सेंडिंग डेटा एट द स्पीड ऑफ 1024 Mbps, कंप्यूटर बी रिसीव कर रहा है उसी को 512, यानी कि हाफ स्पीड है इसकी बी की। इन दिस केस कंप्यूटर बी मस्ट बी एबल टू इन्फॉर्म कंप्यूटर ए, तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कंप्यूटर ए को अबाउट द स्पीड मिसमैच, सो दैट कंप्यूटर ए कैन एडजस्ट इट्स डेटा ट्रांसमिशन रेट, ताकि ए जो है उसको अपनी स्पीड को एडजस्ट कर ले। तो बी को की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को क्या करे? इन्फॉर्म करे कि स्पीड मिसमैच है, अदरवाइज सम डेटा विल बी लॉस्ट एज शोन इन फिगर 11.14। ये फिगर दी हुई है, देखिए यहाँ पर ए ने डेटा शेयर किया बी को, तो बी इसको कंप्लीटली रिसीव नहीं कर पाया। जो पैकेट वो रिसीव करता जा रहा है वो ब्लू कलर से है, और जो लॉस हो गए हैं वो ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं। एक्सेस कंट्रोल इज, अब एक और पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल कि जो पाथ है, जो हमारा मीडिया है ए और बी के बीच में जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो किसको एक्सेस दी जाए। मल्टीपल डिवाइसेस होंगे, यहाँ पर ए है और भी हो सकते हैं, जी नाम से मान लो और कंप्यूटर है, वो भी एक्सेस करना चाहेंगे सेम टाइम पर। बट सेम टाइम पर अगर वो भी लिंक को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर पैकेट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्साइड हो जाएंगे और करप्ट हो जाएगा हमारा डेटा। जो हम भेजना चाहेंगे वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसमिट होगी। तो उस केस में ये कौन इंश्योर करेगा कि ये कि टाइम पर एक्सेस कर पाए ट्रांसमिशन मीडिया को? ये भी प्रोटोकॉल ही इंश्योर करता है। प्रोटोकॉल्स ऑल्सो डिफाइन एंड एड्रेसिंग भी हमें प्रोवाइड करनी होती है प्रॉपर। वो भी कौन चेक करेगा रेगुलरली? वो प्रोटोकॉल्स ही चेक करेंगे। देयर आर सो मैनी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल, उनमें से कुछ को हम डिस्कस भी करेंगे इसमें। प्रोटोकॉल्स क्या क्या डिफाइन करती हैं, अब ये देखिए। हाउ कंप्यूटर आइडेंटिफाई वन अनदर ऑन अ कंप्यूटर, प्रोटोकॉल्स की मदद से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा कंप्यूटर है, अदर कौन सा कंप्यूटर है। द फॉर्म
टू विच द डेटा शुड बी कन्वर्टेड और ट्रांसमिट, किस फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करना है वो भी किसकी मदद से हम फाइंड आउट कर पाते हैं, प्रोटोकॉल्स। और क्या डिफाइन करता है प्रोटोकॉल, डिसाइड वेदर डेटा रिसीव्ड इज फॉर दैट नोड और टू बी फॉरवर्डेड टू अनदर नोड। ये भी यही डिसाइड करता है कि कोई डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, या इसको फॉरवर्ड करना है। डेटा रिसीव हो गया है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट कंप्यूटर के लिए है तो उसको फॉरवर्ड करना है। ये भी प्रोटोकॉल ही इंश्योर करती है। और क्या इंश्योर करती है, इंश्योर दैट ऑल द डेटा हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन विदाउट एनी लॉस। प्रोटोकॉल ही इंश्योर करती है कि जो सेंडर ने डेटा है वो सेंड किया है वो रिसीवर तक पूरा पहुंचा है या नहीं है। और हाउ टू रीअरेंज द पैकेट्स, प्रोसेस दैम एट द डेस्टिनेशन। पैकेट्स की फॉर्म में हमारा मैसेज ब्रेकडाउन हो जाता है, ये हमने पैकेट स्विचिंग में पढ़ा था। तो ये पैकेट्स कैसे रीअरेंज करने हैं ये भी कौन इंश्योर करेगा, प्रोटोकॉल ही इंश्योर करेगी। इफ ऑल द रूल्स ऑफ और प्रोटोकॉल्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर डिफाइंड एट वन प्लेस, अगर एक ही प्लेस पर हमने सारे रूल्स डिफाइन कर दिए, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। टू इंश्योर दैट कम्युनिकेटिंग पार्टीज फॉलो द गाइडलाइंस इन दिस। सो इन दिस सेक्शन वी विल ब्रीफली टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन। तो कुछ ही प्रोटोकॉल्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहली है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फर्स्ट हमारी प्रोटोकॉल है HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हमें www को एक्सेस करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे, किस प्रोटोकॉल की हेल्प से, HTTP की हेल्प से। टिम बर्नर्ली लेड द डेवलपमेंट ऑफ HTTP। टिम बर्नर्ली ने इसको डेवलप किया था HTTP को एट सर्न इन 1989 में इन कोलेब्रेशन विद द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF की कोलेब्रेशन में उसने डेवलप किया था। एंड वर्ल्ड वाइड वेब कंजर्टियम W3C और ETF की कोलेब्रेशन से में ही ये क्या किया गया था, डेवलप किया गया था 1989 में। HTTP इज़ अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट सर्वर, भी इसको बोला जाता है। ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है दैट रन्स ओवर TCP। The common use of HTTP is between web browser and a web server। कॉमन यूज़ ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में होता है। HTTP फैसिलिटेट्स करता है एक्सेस ऑफ हाइपर टेक्स्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब बाय डिफाइनिंग हाउ इंफॉर्मेशन आर फॉर्मेटेड। सो यही फैसिलिटेट करेगा एक्सेस को कि कैसे हाइपर टेक्स्ट को रेस्पॉन्ड करना है। जो भी WW में डिफाइन की गई है इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस प्रोवाइड करनी है, HTTP ही प्रोवाइड करता है। फॉर्मेट किस फॉर्मेट में देनी है, हाउ द वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड रेस्पॉन्ड, कैसे ब्राउजर को रेस्पॉन्ड करना है टू वेरियस कमांड। ब्राउजर के पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आएंगी, उस कमांड को कैसे रेस्पॉन्ड करना है ये HTTP ही बताएगा। अ वेब पेज इज रिटर्न यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। वेब पेज हमारा किस लैंग्वेज में लिखा होता है, HTML लैंग्वेज में हम क्रिएट करते हैं। एंड इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर, कहाँ पर ये स्टोर होता है वेब पेज, वेब सर्वर पर स्टोर होता है फॉर एक्सेस थ्रू इट्स URL। और इस वेब पेज को हम कैसे एक्सेस करते हैं, URL की हेल्प से। हम कोई भी वेब ब्राउजर में URL टाइप करेंगे और उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। वंस अ यूजर ओपन्स अ वेब ब्राउजर एंड टाइप्स इन द URL ऑफ इंटेंडेड वेब पेज, आर लॉजिकल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द यूजर मशीन यानी कि क्लाइंट मशीन एंड वेब सर्वर इज क्रिएटेड यूजिंग HTTP। For example, whenever we enter URL HTTP www NCERT in browser, it sends HTTP request। जैसे ही हम टाइप करते हैं NCERT तो HTTP क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को where NCERT nic.in is hosted। किसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेब सर्वर को, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कहाँ पर होस्ट होती हैं, वेब सर्वर पर ही होस्ट होती हैं। द HTTP response from the web server fetches एंड सेंड्स द रिक्वेस्ट वेब पेजेस। तो HTTP क्या करता है, रेस्पॉन्स गेट करता है, कहाँ से, वेब सर्वर से उसको रेस्पॉन्स मिलता है और जो भी डेटा वो फैच करता है उस डेटा को यानी कि उस पेज को वो डिस्प्ले कर देगा आपके सामने। तो HTTP वर्क कर रहा है हमारे लिए, एक तरह से हमारा असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। वो बीच में इंटरमीडिएट है, किसके, वेब सर्वर के और हमारे बीच। इसके बाद नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP भी बोलते हैं इसको, FTP। It is a protocol that is used for transferring files from one machine to another। एक मशीन से दूसरी मशीन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मुझे अगर फाइल भेजनी है तो कौन सी प्रोटोकॉल उस टाइम वर्क करती है, FTP वर्क करती है। ब्राउजर से कोई डेटा, वेब सर्वर से कोई अगर हमें वेब पेज ओपन करना है उस टाइम पर HTTP वर्क करता है। अगर हमें कोई फाइल ट्रांसफर करनी है उस टाइम पर FTP वर्क करेगी।
FTP also works on a client server मॉडल, ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है. व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल ट्रांसफर, अगर कोई यूजर फाइल ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता है विद अनदर सिस्टम, FTP सेट्स अप अ कनेक्शन. FTP क्या करेगा, मान लो A ने रिक्वेस्ट भेजी FTP को कि मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है, तो ये क्या करेगा, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा वहां पर बिटवीन द टू नोड्स, जिसको इसको फाइल ट्रांसफर करना है, कनेक्शन बनाएगा इन दोनों के बीच में FTP. ऑप्शनली द यूजर कैन ऑथेंटिकेट यूजिंग यूजर ID और पासवर्ड. कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा, यूजर ID और पासवर्ड से भी एस्टेब्लिश हो सकता है. द यूजर देन स्पेसिफाई द फाइल नेम, उसके बाद फाइल नेम स्पेसिफाई करेगा, लोकेशन ऑफ द डिजायर फाइल वो सिलेक्ट करेगा. आफ्टर दैट अनदर कनेक्शन सेट्स अप एंड द फाइल ट्रांसफर हैपन, और उसके बाद फाइल ट्रांसफर हो जाती है हमारी डायरेक्टली बिटवीन द टू मशीन्स. हाउएवर सम सर्वर प्रोवाइड FTP लॉगिन्स, कुछ सर्वर क्या करते हैं, FTP लॉगिन आपको प्रोवाइड करेंगे विदाउट ऑथेंटिकेशन फॉर एक्सेसिंग फाइल्स. फाइल ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम्स सीम्स सिंपल, दिखता तो ये सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज FTP टेक्स केयर ऑफ इश्यूज बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज, क्योंकि सारे इशू कौन हैंडल करता है, FTP, इसलिए हमारे लिए वो ईजी है. सब कुछ हैंडल FTP कर रहा है, जैसे कि यूज ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन वाइल नेमिंग फाइल्स, कन्वेंशन को ध्यान रखता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, एक कंप्यूटर अदर फॉर्मेट यूज़ कर रहा है फाइल का, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम अदर फाइल फॉर्मेट यूज़ कर रहा है, तो उसका भी ध्यान FTP रखेगा. हैविंग डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग था, इसका अलग है, तो वो भी कौन, उसके भी कौन ध्यान रखेगा, FTP ही ध्यान रखेगा. तो ये सारे फंक्शन FTP प्रोवाइड करता है. FTP टेक्स केयर ऑल ऑफ दीज इश्यूज. इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP, जिसको PPP is a communication protocol which establishes a dedicated and direct connection. ये क्या करता है, एक dedicated और direct connection establish करता है between two communicating devices. This protocol defines how two devices will authenticate each other and establish a direct link between them to exchange data. यहाँ पे direct connection होगा. For example, two routers with direct connection communicate using PPP. दो router हैं और डायरेक्टली वो कनेक्ट हैं, और किसकी हेल्प से वो कनेक्ट होंगे, PPP प्रोटोकॉल की हेल्प से वो कनेक्ट होंगे. द इंटरनेट यूजर्स हु कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर्स टू द सर्वर ऑफ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर सर्वर से हम कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू अ मोडम ऑल्सो यूज PPP, वो भी PPP का यूज़ करते हैं. अगर हमारा मोडम जो है वो किससे कनेक्ट है, ISP से, वहाँ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ भी PPP वर्क करती है. The communicating device should have duplex mode. Duplex mode होना चाहिए for using protocol. This protocol maintains data integrity, ensuring that packets arrive in order, जिस order में वो आए हैं. डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा ये. इट इंटीमेट्स द सेंडर अबाउट डैमेज और लॉस्ट पैकेट, अगर कोई पैकेट लॉस हो गया है तो उसके बारे में कौन बताएगा, उसके बारे में PPP ही बताएगा हमें. PPP ही हमें इन्फॉर्म करेगा कि ये पैकेट हमारा लॉस्ट हो गया. इसके बाद है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP. SMTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है यूज फॉर ईमेल सर्विसेज. इट यूजेज इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑन मैसेज हेडर लाइक एन एनवलप ऑन अ लेटर. ये ईमेल सर्विसेज जब हम यूज़ करते हैं, किसी को मेल भेज रहे हैं अपने ईमेल अकाउंट से, तो उस टाइम पर SMTP वर्क करेगा. ये यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऑन द मैसेज हेडर. मैसेज हेडर में जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उस हेडर का इस्तेमाल कौन करता है, उसका यूज़ करता है SMTP. हम लिखते हैं टू, फ्रॉम, ये सब लिखते हैं हम, सब्जेक्ट, उसका यूज़ यही करता है. सेंड बाय पोस्ट एंड इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज. ईमेल के कंटेंट से इसको कोई कंसर्न नहीं होता है, ये बाहर जो कंटेंट आप हेडर में ऐड करते हैं उसको चेक करता है. ईच ईमेल हेडर कंटेन्स ईमेल एड्रेसेस ऑफ रेसिपिएंट्स. हेडर में क्या क्या होता है, ईमेल एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, जितने भी रिसीवर हैं उसके उनका एड्रेस होता है. द ईमेल कंटेनिंग हेडर एंड बॉडी आर एंटर्ड इनटू अ क्यू और आउटगोइंग मेल्स. आउटगोइंग मेल्स में एक क्यू बन जाती है, उस क्यू में ये एंटर होते हैं. SMTP सेंडर प्रोग्राम टेक्स मेल फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू. SMTP ही क्यू से मेल को उठाएगा एंड ट्रांसमिट दैम टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन तक उसको ट्रांसमिट करेगा. व्हेन SMTP सेंडर सक्सेसफुली डिलीवर्स अ पर्टिकुलर मेल वो डेस्टिनेशन तक जब वो सेंड कर देगा सक्सेसफुली वन और मोर डेस्टिनेशन, इट रिमूव्स द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर्स ईमेल एड्रेस फ्रॉम द मेल डेस्टिनेशन लिस्ट. तो वो मेल डेस्टिनेशन लिस्ट से उस मेल को रिमूव कर देगा. तो क्यू में लगाना भी इसी का काम है और क्यू से रिमूव करना भी इसी का काम है. जब ये सक्सेसफुली रीच हो जाएगी तो वो उसको रिमूव कर देगा. व्हेन द मेल इज डिलीवर्ड टू ऑल द रेसिपिएंट्स इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द आउटगोइंग क्यू. जब सभी के पास मेल सेंड हो जाएगी तो आउटगोइंग क्यू से उसको रिमूव कर दिया जाएगा.
The SMTP receiver program accept each mail that has arrived and places it in the appropriate user mailbox. Appropriate user mailbox में उसको प्लेस कर देगा कि वो रिसीव हो गई है तो इनबॉक्स में चली जाएगी, हमने भेजी है तो सेंट बॉक्स में आ जाएगी, वो अगर पहुंच गई है तो सेंट बॉक्स में शो हो जाएगी। इसके बाद TCP/IP TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. It is a set of standardized rules. ये भी रूल्स ही हैं, जितने प्रोटोकॉल से हमारे रूल्स ही हैं, सेट ऑफ रूल्स ही उनको बोलते हैं। That uses client server model. ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करता है। In which a user or machine request a service by a server in the network. रिक्वेस्ट करता है एक सर्विस के लिए by a server. The IP protocol ensure that each computer or node connected to the internet is assigned an AP. ये ensure करता है कि जो भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको कोई ना कोई IP एड्रेस मिला हो, which is used to identify each node independently. इससे क्या होगा, हम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब भी वो मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। It can be considered to be adhesive that holds the whole internet together. TCP ensure that the message or data is broken into smaller chunks. TCP ensure करता है कि जो मैसेज है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए चंक्स की फॉर्म में। Called IP पैकेट्स उनको बोलेंगे। Each of these packets are routed या ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट के थ्रू वो ट्रांसमिट होगा अलोंग अ पाथ फ्रॉम वन राउटर टू नेक्स्ट। एक पाथ उसको प्रोवाइड किया जाएगा। राउटर्स रास्ते में इंटरमीडिएट राउटर, बहुत सारे राउटर लगे होते हैं, तो एक राउटर से दूसरे राउटर तक पहुंचाने का काम भी किसका है, TCP का। Until it reaches the specified destination, TCP guarantees the delivery of packets on the डेजिग्नेटेड IP एड्रेस। TCP की गारंटी होती है ये कि हर एक पैकेट की डिलीवरी डेस्टिनेशन या जो भी डेजिग्नेटेड IP एड्रेस था उस तक हो, उसकी गारंटी TCP लेता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग ऑफ पैकेट्स। पैकेट को ऑर्डर में अरेंज करना ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट दे आर डिलीवर्ड इन सीक्वेंस। There are many redundant connection paths in the internet with backbones and ISPs connecting to each other in multiple locations. So there are many possible paths between two hosts. बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल हो सकते हैं, बीच में इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स भी होंगे, डिफरेंट पाथ्स से वो डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, तो मल्टीपल पाथ्स में भी अवेलेबल। हैंस टू पैकेट्स ऑफ द सेम मैसेज, एक पैकेट मान लो यहाँ से गया था और मल्टीपल पाथ से एक पैकेट यहाँ P1 इस पाथ से जा रहा है, P2 इस पाथ से जा रहा है, P3 यहाँ से जा रहा है, अलग अलग पाथ हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कंजेशन they choose the path and other factors in different possible routes. When all the packets finally reach the destination machine, they are resembled into the original message. वो लास्ट में resembled हो जाएंगे किसमें, ओरिजिनल मैसेज में एट द रिसीवर एंड। और ये भी कौन इंश्योर करेगा, TCP इंश्योर करेगा। तो हम अगर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमारे बहुत से असिस्टेंट हैं एक तरह से जो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे कि हमने कुछ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया, HTTP, PPP, FTP, SMTP, TCP। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अदर कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।